नमस्कार बच्चों। तो आज जो है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th का जो जूलॉजी का चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है जी। तो देखो, ये जो चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ से नीट में 2 से 3 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। नो डाउट इस बार भी पूछे जाएंगे, अगले साल भी पूछे जाएंगे और उसके अगले साल भी पूछे जाएंगे। और ये जो चैप्टर है वो बहुत छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ना। तो चलो हम चलते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। हर एक लेक्चर को पढ़ेंगे, हर एक लेक्चर के बाद इसके डीपीपी को सॉल्व करेंगे और उसका डीपीपी का सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा इसी चैनल पर। सब्सक्राइब करके और टर्न नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कि कोई भी चीज आपका मिस ना हो। चलिए जी, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, इस बात पे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो हम लोगों को कवर करना है। तो सबसे पहले देखो, टॉपिक से रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, है ना, कि कौन सा वैसे ऑर्गन्स है जो हमारे रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है जी। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन सबसे पहला टॉपिक है जो कि अपन कवर करेंगे। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना, कि अगर सिस्टम कहां से वर्ड आया, जैसे ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो हमारे अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम दिखेगा। तो हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिटेल्स में पढ़ेंगे जहां से सवाल पूछा जाता है। ठीक है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है ना, जो बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता, जिसे हम आराम से आपको समझा करके बताएंगे। फिर है हमारे पास कौन सा टॉपिक, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा, है ना। फिर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारी चीजें हैं। और फिर क्या है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन को अपन कैसे रेगुलेट करते हैं, ये सारा टॉपिक है। और लास्ट में जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स। ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे कि आप लोग ये डिफरेंस पता करके आए कि डिसऑर्डर और डिजीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं अपन आगे, और आगे चलिए, है ना, एक्चुअली रिस्पायरेशन होता क्या। तो सुनो, रिस्पायरेशन है क्या, है ना। तो बात करते हैं अपन रिस्पायरेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। रिस्पायरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियो कैसा प्रोसेस है बताओ, फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल, है ना, फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्या होता है फिजिको केमिकल प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल इंटरेक्शन एज वेल एज केमिकल इंटरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उसे कहा जाता है फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्लियर है जी। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि कोई रिएक्शन है जो फिजिकल रिएक्शन है, कोई बोलते हैं केमिस्ट्री में पढ़े हो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, बट बायोलॉजी में दोनों साथ में हो रहा है, मतलब फिजिकल काम भी हो रहा है, साथ साथ केमिकल काम भी हो रहा है। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है बताओ, रिस्पायरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है। फिजिको के अंदर क्या क्या आएगा इस बात पे डिस्कस करेंगे, है ना, फिजिको के अंदर क्या क्या आएगा इस बात पे डिस्कस करेंगे, और फिजिको के अंदर क्या आएगा और केमिकल के अंदर क्या क्या आएगा इस बात पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, फिजिको केमिकल प्रोसेस की अगर बात करें ना, तो अगर देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, है ना, कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एयर को इनहेल करते हैं, है ना। तो इनहेल करना एयर को और एयर को बाहर निकालना, मतलब इनहेल और एक्सहेल, ये कहलाता है ब्रीदिंग। क्या कहलाता है ये, ब्रीदिंग कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ब्रीदिंग। ठीक है, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग। क्लियर है जी। दूसरा, अगर तुमने ब्रीथ किया, ठीक है जी, जैसे मान लो तुमने ब्रीथ किया, और जब तुम ब्रीथ करोगे तो एयर अंदर जाएगी और लंग्स के अंदर एयर जाएगी, और लंग्स के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे। और वो एल्वोलाई पे जाकर के फिर वो एयर जो है वो एक्सचेंज हो जाती है ब्लड वेसल से, और वो एयर ब्लड में चला जाता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो है वो क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या बताओ, इनहेलेशन। सबसे पहले क्या करोगे, इनहेलेशन करेंगे। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, भय, चिंता, हताश तो नहीं होना चाहिए। फिर ब्रीदिंग के बाद क्या होगा बताओ, ब्रीदिंग के बाद फिर एक्सचेंज होगा गैसेस का। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ
गैसेस कहां कहां एक्सचेंज होगा? एल्वोलाई और ब्लड वेसल्स में, है ना। कहां होगा? बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स और एल्वोलाई में क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इनहेल करो। इनहेल करने के बाद वो बहुत जगह गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई, डक्ट, एल्वोलाई। अब उस एल्वोलाई और ब्लड वेसल्स में क्या हो गया? इसका एक्सचेंज हो गया। थर्ड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस का क्या होगा बताओ? ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये क्या है? थर्ड प्रोसेस है। ठीक है। फोर्थ प्रोसेस क्या होगा बताओ? अगर गैसेस जो है वो टिश्यू के पास पहुंच गए, है ना, और टिश्यू के अंदर क्या होता है? सेलुलर रिएक्शन, जहां पे CO2 बनता है, और उस CO2 का एक्सचेंज फिर ब्लड में होना चाहिए, और वो O2 जो ब्लड से गया है वो टिश्यू में जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से एक्सचेंज होगा। किस चीज का एक्सचेंज होगा भैया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कहां कहां बताओ? बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, है ना। टिश्यू एंड ब्लड, टिश्यू और ब्लड के बीच में इस बार एक्सचेंज होगा। पहले कहां हुआ था? एल्वोलाई और ब्लड के बीच में, अब टिश्यू एंड ब्लड के बीच में होगा। ये जो चारों प्रोसेस है ना, ये चारों प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस है, इसीलिए नाम पड़ा है इसका फिजिको। क्या नाम पड़ा बताओ? फिजिको। इसीलिए नाम पड़ा इसका फिजिको। फिजिको नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 प्रोसेस है वो फिजिकल के अंदर आते हैं। मींस ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, ये सब। अब जो है हमारे पास वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ प्रोसेस, जिसको बोला जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन, है ना, सेलुलर रिस्पायरेशन। इस सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है? ये सेलुलर रिस्पायरेशन हर एक सेल के अंदर होगा, जिसमें ग्लूकोज से अपन क्या बनाएंगे? CO2 बनाएंगे। तो ये है सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कि हर एक सेल के अंदर होगा, और ये है हमारा केमिकल प्रोसेस। तो अब रिस्पायरेशन का डिफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए अपने माइंड में कि रिस्पायरेशन है क्या। तो रिस्पायरेशन है फिजिको केमिकल प्रोसेस। एंड क्या होता है फिजिको केमिकल प्रोसेस? जिसमें फिजिकल चीजें और केमिकल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। समझ आ गया बात? समझ आ गया होगा बात, इतना तो बुद्धि है ही आपके पास। चलिए जी, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले स्लाइड की ओर। तो चलिए, आ जाइए, आ जाइए, है ना। तो देखो, अब आ जाते हैं हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन पे कि भैया सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते किसको है ना। तो देखो, सेलुलर रिस्पायरेशन, है ना, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? ठीक है जी। तो देखो, ये क्लास 10th में ही पढ़ चुके होंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो एरोबिक और एनारोबिक में अलग अलग होता है ना। मतलब एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। जैसे प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली। यूकैरियोट सिंगल सेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो 2 तरह का हो सकता है, तो आप बोलोगे कि कैसा सर, 2 तरह से कैसे हो सकता है? कौन कौन सा 2? तो पहला जो हो सकता है वो हो सकता है एरोबिक रिस्पायरेशन। कैसा हो सकता है बताइए? एरोबिक रिस्पायरेशन हो सकता है। एरोबिक रिस्पायरेशन मींस ऐसा रिस्पायरेशन जिसमें एयर की कोई कमी नहीं है ना। एयर जो है वो प्रॉपर ढंग से मिल रहा है और अपन काम कर रहे हैं, तो उस रिस्पायरेशन को बोला जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरे तरह का रिस्पायरेशन होता है जिसको बोला जाता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ये कैसा रिस्पायरेशन होता है जी? ये ऐसा रिस्पायरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये आपको पढ़ाया जाएगा बॉटनी में, है ना, जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा। वो आपको रिस्पायरेशन इन प्लांट, है ना, उसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी अच्छे तरीके से। सेलुलर रिस्पायरेशन में बहुत सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, है ना, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये सब सारी चीजें अभी डिस्कस करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो बस इतना जानो कि सेलुलर रिस्पायरेशन एरोबिक और एनारोबिक 2 तरीके से हो सकता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, एरोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है? देखो, एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है कि जो ग्लूकोज होता है हमारे पास, ग्लूकोज, हाँ, C6H12O6, ये ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है, किसमें? एनर्जी में टूटेगा,
ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लस यहां से और क्या क्या बनेगा, तो यहां से पानी बनता है और पानी के साथ साथ CO2 भी रिलीज होता है। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान यहां तक होते होते पता है क्या क्या, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस का मैं नाम लिखूं तो वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से जाएगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस है ना, जैसे लिंक रिएक्शन है ना, और क्रैब साइकिल है ना, क्रैब साइकिल। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होकर के ये बनता है। क्लियर है जी। अब सुनो, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बताओ, यहाँ पे O2 क्या है, बोलो O2 अवेलेबल है, O2 प्रेजेंट है ना। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे दो केस हो सकता है, क्या क्या, कि O2 जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो या O2 हो ही ना, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि O2 प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट। तो अगर O2 लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे आप मान लो बहुत दौड़ रहे हो, बहुत दौड़ रहे हो, तो क्या है कि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन आप गहरी सांस लेने लगते हो उस समय क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। फिर भी अगर एनर्जी का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो मसल्स क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है, जिससे कि उसको कुछ एटीपी मिल जाए, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बट ऑक्सीजन है नहीं। तो उस समय ये होता है। और ये करता कौन है बताओ, ये करता है कौन, ये होता है मसल्स करता है ना। कौन करता है, ये मसल्स ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बनता क्या क्या है फिर, है ना, इसमें होता क्या क्या है, इसमें होता ये है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना। और एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड, है ना। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात ये है ना, इंपॉर्टेंट बात ये है, इससे ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे होगा क्या क्या ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ETS, है ना, ETS, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस होगा और बाकी सारी चीजें नहीं होंगी, इसलिए यहाँ पे जो ATP बनता है वो 2 ATP बनता है ना, 2 ATP। और यहाँ कितना ATP बनता है, 38 ATP बनता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब देखो, अब दूसरा केस क्या हो सकता था जो अपन ने बात किया, दूसरा केस हो सकता था कि O2 इज अब्सेंट, प्रॉपरली अब्सेंट है, O2 जो है वो पूरी तरीके से अब्सेंट है। अभी हम लोग बस सेलुलर रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन का डिफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अभी चैप्टर में अपन ने घुसा ही नहीं है भाई, अभी तो चैप्टर में घुसे ही नहीं है अपन, अभी चैप्टर में घुसना बाकी है। लेकिन ये सब बेसिक चीजें अगर आपको पता नहीं है तो ये बहुत खराब बात है, ठीक है जी। तो देखो O2 इज अब्सेंट, है ना, O2 प्रेजेंट लिमिटेड अमाउंट में तो मसल्स में होगा, O2 अब्सेंट तो ये किस में होता है, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है आपको तो ये जो है वो कहाँ होता है, ये होता है आपका कहाँ, ईस्ट में, ईस्ट में ये सब सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी में तो कन्वर्ट होता है, और एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे अल्कोहल बनता है, क्या बनता है, दारू बनता है ना। अब अल्कोहल के साथ दारू बनेगा तो साथ में CO2 भी रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा बोलो, CO2 भी। इसीलिए इस चीज का प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है CO2 रिलीज करवाने के लिए या फिर अल्कोहल को बनाने के लिए। और एज यूजुअल जैसे वहां हुआ था, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ भी ग्लाइकोलाइसिस ही केवल होगा, और अगर केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 2 ATP ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, समझ गए। चलो जी, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और चैप्टर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जो नहीं लिखे वो फटाक से अब जो है वो लिख लो, और हम लोग जो है वो अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनेगा और आपके लिए हमने क्या करा है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है ना। जो भी एनसीईआरटी में दे रखा था, कुछ कुछ एनसीईआरटी से बाहर भी, है ना, उसको इकट्ठा करके अपन ने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। जो भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन से क्वेश्चन आएगा वो यहां से बाहर नहीं जाने वाला, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, तो अगर बात करें कि कौन से वैसे ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पायरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो ब्रीदिंग वो बॉडी सरफेस से कर लेते हैं, तो जनरल बॉडी सरफेस से जो है वो कौन कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जनरल बॉडी सरफेस से जो है वो रिस्पायरेशन कर लेते हैं, तो वो कौन कौन है बताओ। वो है हमारे पॉरीफेरा से लेकर के स्केलमेंथिस, मतलब
पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेलमेंथिस और स्केलमेंथिस। किसी को अगर ये नाम सुना सुना सा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा या फिर आपने 9th या 10th में ये पढ़ रखा होगा वैसे कि पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, बट जब मैं इसको आपको किस क्लास में बताने वाला हूँ, हाँ, जब मैं 11th में ही जब मैं एनिमल किंगडम बताऊंगा तो ये चीजें आपको पता हो जाएंगी। लेकिन अभी इसको आप याद कर लें और नोट्स में लिख लेना इसको, है ना, टेबुलर फॉर्म में, कि जनरल बॉडी सरफेस से अगर हमें रिस्पिरेशन करवाना है तो कौन करवाएगा, पॉरीफेरा और स्केलेमेंथिस से, मतलब पॉरीफेरा और स्केलेमेंथिस तक, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, मोस्ट क्यूटिकल, मतलब शरीर से, शरीर का जो उनका बाहर का जो सरफेस होता है वो मोस्ट होता है, इसलिए मोस्ट क्यूटिकल नाम दिया गया है, मोस्ट स्किन या क्यूटिकल्स। तो वो किस किस में होता है, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग्स में, याद होना चाहिए। गिल से कौन करते हैं, फिश, एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स, क्रस्टेशियंस एंड फ्रॉग्स। बुक लंग्स और बुक गिल्स, है ना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना, बुक गिल्स और बुक लंग्स से। बुक गिल्स किसके पास है, लेमुलस, जिसको किंग क्रैब बोलते हैं, और किंग क्रैब सी जो है वो लिविंग फॉसिल है ना, मतलब इसको लिविंग फॉसिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत माना जाता है कि लेमुलस या किंग क्रैब जो है वो बहुत पहले से है, एंशिएंट टाइम से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लिविंग फॉसिल, ऐसा फॉसिल है जो अभी तक जीवित है, मतलब बहुत पहले से। बुक लंग्स देखो, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, है ना। ट्रैकियल ट्यूब से कौन करेगा, कॉकरोच, एंड डर्मल ब्रैंकियल्स, इकिनोडर्माटा, और लंग से कौन करने वाला बताओ, एम्फीबियंस। ठीक है, इसको जो है वो कंठस्थ आप याद कर लेंगे, है ना, क्लियर है। नोट्स इसका मैं डाल दूंगा वहीं पे डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी चीज, है ना, दूसरी चीज ध्यान रखें आप कि इसका जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से पहले आप सॉल्व कर लें और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी बना दूंगा जो नहीं बनेगा उससे। ठीक है।